क्लासिफिकेशन किया था वो था आपका मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब का। मेन वर्ब को हमने फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। इन फॉर्म्स का इस्तेमाल कहां कहां पे होता है वो भी देखा हमने। और उसके बाद बात शुरू हुई हमारे ऑक्सिलरी वर्ब की। ऑक्सिलरी वर्ब में हमने 2 टुकड़े किए। पहला टुकड़ा था प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का, जिसमें हमारे पास 3 फॉर्म थे, बी फॉर्म, हैज फॉर्म एंड डू फॉर्म। बी फॉर्म, हैज फॉर्म एंड डू फॉर्म, ये 3 फॉर्म थे। और फिर हमारे पास एक तरफ था मॉडल्स। फिर हमने ये समझा कि मॉडल्स में और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में क्या फर्क है। उसका कारण क्या था? कारण यही था कि भाई जब दोनों मेन वर्ब से पहले ही लगते हैं, यानी दोनों हेल्प कर रहे हैं, तो हमें 2 कैटेगरीज में बांटने की जरूरत क्यों है। तो हमने उस बात को भी समझा कि जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो एक्चुअली किसी भी मेन वर्ब के पहले लग करके उसके टेंस को डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। जैसे अगर कहीं पे इज एम आर इस्तेमाल हुआ है, आपने मान लिया लिखा कि ही इज स्टडीइंग, वह पढ़ रहा है, और उसके बाद आपने लिख दिया ही वाज स्टडीइंग, तो मेन वर्ब तो अभी भी स्टडीइंग ही है, लेकिन उसके पहले आने वाला जो वर्ब वाज है उसने टेंस को बदल दिया। जबकि मॉडल शब्द कहां से पैदा हुआ, हमने ये समझा कि मॉडल शब्द का जन्म हुआ है किस वर्ड से? मूड से एक्चुअली। तो यानी वो फॉर्म जो आपको डिफरेंट तरह के मूड, इमोशन, फीलिंग्स बताते हैं उन्हें हम कहते हैं मॉडल्स, राइट। और हमने ये भी समझा कि अगर कैन का पास्ट फॉर्म कुड है तो इसका ये मतलब नहीं कि हम पास्ट टेंस के लिए टिपिकली कुड का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने जनरली समझा ये कि अगर आप कुड का इस्तेमाल कर रहे हो तो एक तरीके से जो भाव, जो मूड, जो इमोशन आप कैन के थ्रू व्यक्त करना चाहते हैं, उस इमोशन की डिग्री जो है, इंटेंसिटी जो है, वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब इसके आगे हम क्लास को आज ले चलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मॉडल्स के बारे में। देखिए, अगर मॉडल्स की बात की जाए तो हमारे पास 3 ऐसी चीजें हैं जो मॉडल्स के ट्रेट हैं, और जब भी इनके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इन तीनों बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात क्या कि भाई मॉडल्स के बाद आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हो। दूसरी बात क्या, मॉडल्स के बाद 2+V1 का इस्तेमाल नहीं होता। मॉडल्स के बाद 2+V1 का इस्तेमाल नहीं होता। और तीसरी बात क्या, मॉडल्स कम जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ये 3 बातें मॉडल्स के ऊपर अप्लाई होती हैं। अब आप इसको चाहें तो क्रॉस चेक कर लें। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं अगर यहां पे, यू कैन, और उसके बाद लिख दूं टू लिफ्ट, यू कैन टू लिफ्ट दिस, और मैं अब आपको पूछूं कि इस सेंटेंस के अंदर क्या प्रॉब्लम है, तो आप सभी को नजर आ जाएगा कि कैन के बाद जो मैंने 2+V1 लिखा है यही गलत है यहां पे, राइट। तो मैंने क्या लिखा, कैन यहां पे एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद आप 2+V1 नहीं लिख सकते, तो नहीं लिख सकते। और लिख क्या सकते हैं V1, तो टू लिफ्ट को हटा करके हम क्या लिखेंगे यहां पे, यू कैन लिफ्ट दिस, और आपको पता भी है कि भाई कैन के बाद सीधा लिफ्ट आ गया। और तीसरी बात भी आपको साफ साफ नजर आ रही है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट यू है और यू के तुरंत बाद आपको यहां पे मॉडल वर्ब नजर आ रहा है। तो ये 3 बातें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बात समझ में आई? बाकी अभी कमेंट बिल्कुल ना करें, दीपक कोई भी राइट, कॉम्प्रिहेंशन बैच के बारे में लगातार पूछ रहे हैं, तो उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से बस देखते चलो, आज जहां पूछूंगा वहीं पे कमेंट करना आप लोग। हाँ जी, अब हम बात करेंगे। अब ये तो आपको पता लग गया कि ये मॉडल के नॉर्मल ट्रेट्स हैं, यानी कोई भी सेंटेंस अगर मॉडल के ऊपर आया है और मान लो सेंटेंस इस तरीके से दे दिया कि यू वुड ब्रोक दिस टेबल या यू वुड ब्रोक दिस ग्लास, तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा भाई वुड का इस्तेमाल हो रहा है। वुड एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के बाद हम ब्रोक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, ब्रेक का इस्तेमाल करना होगा। ये आपको समझ में आता है। लेकिन इसी मॉडल के अंदर 3 हमारे जो केसेस हैं वो हैं एक्सेप्शन वाले केसेस, और हम अब सबसे पहले उन्हीं की चर्चा करेंगे जो एक्सेप्शन वाले केसेस हैं, जहां से हमें पेपर में क्वेश्चन मिलते हैं। तो अब आप हेडिंग डाल सकते हैं, स्पेशल केसेस ऑफ नीड, डेयर एंड यूज्ड टू। नीड, डेयर एंड यूज्ड टू, इनके केसेस की हम चर्चा करेंगे यहां पे। अब अगर हम इनकी बात करें, नीड, डेयर और यूज्ड टू, तो इन्हें हम कहते हैं पार्शियल मॉडल वर्ब। एक्चुअली ये मॉडल वर्ब के अलावा कुछ और भी रोल निभाते हैं, तो हमें यह पहचानना जरूरी है कि कब ये शब्द मॉडल वर्ब का रोल निभा रहे हैं और कब नहीं निभा रहे हैं, और जब नहीं निभा रहे हैं तो किस तरह का रोल निभा रहे हैं। तो मैं यहां पे कुछ सेंटेंसेस लिखने वाला हूं, आप भी अपनी कॉपी में साथ के साथ नोट करो, उसके बाद डिस्कस करते हैं कि कहां पे मॉडल वर्ब है, कहां नहीं है, और हम उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। हाँ जी, स्पेशल केसेस ऑफ नीड, डेयर, यूज्ड टू। आइए सेंटेंसेस लिखना शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, यू नीड टू अटेम्प्ट दिस mock test. You need to attempt this mock test. Second one, you do not need to attempt a mock test. Third sentence is, you need not attempt a mock test. Fourth sentence, you dare not speak like this to me. You dare not speak like this to me.
And fifth sentence is, you did not dare to speak the truth before your father. Sixth sentence is, you used to play hockey. He was used to playing hockey. अब आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि पहले 1, 2, 3 के अंदर मैंने किसका इस्तेमाल किया है? नीड का। फोर्थ और फिफ्थ में मैंने इस्तेमाल कर दिया डेयर का, और सिक्स्थ और सेवंथ में मैंने इस्तेमाल किया है यूज टू का। और हम यहां पे बात कर रहे हैं जो हमारे स्पेशल केसेस हैं इन 3 मॉडल वर्ब के, क्योंकि ये मॉडल के अलावा कुछ और भी रोल निभाते हैं, और जब रोल निभाते हैं तो कैसे दिखते हैं, हमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इनके ऊपर, ये हमें समझना है यहां पे। तो इसी बात को समझ रहे हैं? हाँ जी। तो अब आप मेरा सवाल ये है कि आप मुझे बताएंगे इन सेंटेंसेस में कहां पे नीड, डेयर और यूज टू मॉडल वर्ब हैं और कहां पे ये मॉडल वर्ब नहीं है। आप सीधे नंबर लिख दीजिएगा सेंटेंस का और वहां बता दीजिएगा कि मॉडल है, 1 में नीड मॉडल है, नहीं है, जो भी लग रहा है आपको। चलिए, हाँ जी, टेल मी, यू नीड टू अटेम्प्ट दिस मॉक टेस्ट। यहां मॉडल वर्ब है या नहीं है? 1, 4, 5, 3, 4, 6 फर्स्ट मॉडल है, सेकंड नंबर है, 1 मॉडल है, नहीं है, 1 इज नॉट मॉडल, 3, 4, 6 मॉडल वर्ब, 1, 3, 4, 6 मॉडल। ओके वरुण, सारे मॉडल हैं। शिव ने झंझट ही खत्म कर दी, कहती सारे मॉडल हैं। अंजलि सेकंड में मॉडल नहीं है, राज, निर्वय, साहिल, हिमांशु। चलिए जी, विजेंद्र कहते हैं 3, 4, 6 में है, मयंक को 3 में लग रहा है, 1, 3, 4, 5, रागिनी 3 और 4 में मॉडल है। ओके, मॉडल नहीं मॉडल बोलते हैं इसको, मॉडल MODEL है जो आपने लिखा है, रागिनी, निर्वय, मोहित। चलिए, साहिल, मुकेश, गौरव, गुंजन, शिव, MD, बबलेश, सभी का जवाब आ गया है। अपने जवाब को एक बार देख लें आप, मैं यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, हमारे पास जो आइडेंटिफायर्स हैं वो यहां पे लिखे हुए हैं कि अगर कोई वर्ब मॉडल वर्ब होगा तो उसके अंदर ये ट्रेट्स होंगे, ये लक्षण वहां पे अवेलेबल होंगे, ये कैरेक्टरिस्टिक अवेलेबल होंगे। अब आप पहले सेंटेंस में देख रहे हैं तो यहां पे क्या नजर आ रहा है? यहां पे नीड सब्जेक्ट के तुरंत बाद तो आया है, पहले सेंटेंस में नीड सब्जेक्ट के तुरंत बाद तो आया है, लेकिन नीड के बाद हमने देखा 2 + 1 का इस्तेमाल हुआ है। और अगर नीड मॉडल वर्ब होता तो यहां पे 2 + 1 का इस्तेमाल नहीं होता, हमने तो काटा मारा हुआ, वहां पे क्रॉस लगाया हुआ है। यानी एक बात समझ में आ गई कि नीड पहले सेंटेंस में मॉडल वर्ब नहीं है, तो मॉडल वर्ब नहीं है तो क्या है भाई? मेन वर्ब है। नीड का मतलब जरूरत होता है, डेयर का मतलब साहस होता है, और यूज टू आपको पता है पास्ट हैबिट्स को बताने के लिए इस्तेमाल होता है। तो पहले वाले में मेन वर्ब हो गया, क्योंकि मेन वर्ब के बाद हम 2 + 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आई वांट टू गो देयर, ये हम इन्फिनेटिव में पढ़ेंगे एडवांस वर्ब के अंदर। तो आई वांट टू मीट हिम में जब हम कह रहे हैं आई वांट टू मीट हिम, तो वांट वहां पे मेन वर्ब है और टू मीट इन्फिनेटिव है, जो कि वांट का ऑब्जेक्ट है। अगर कोई पूछे तुम क्या चाहते हो तो जवाब क्या होगा? मिलना। तो पहला वाला मेन वर्ब हो गया। अब आप दूसरे पे अगर निगाह डालते हैं तो यहां क्या समझ आ रहा है कि भाई यहां नीड जो है, पहली बात तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आया नहीं, सब्जेक्ट और नीड के बीच में आ गया है हेल्पिंग वर्ब। और इतने समझदार आप सभी लोग हैं कि अगर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ तो उसके बाद आने वाला वर्ब क्या होगा? मेन वर्ब होगा। तो दूसरे वाले सेंटेंस में भी नीड जो है ये मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के बाद तो आप 2 + 1 का इस्तेमाल करेंगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बारी आती है तीसरे सेंटेंस की। यहां क्या नजर आ रहा है हमें कि एक तो नीड सब्जेक्ट के तुरंत बाद आया है, और दूसरी बात इस नीड के बाद जो वर्ब लग रहा है वो उसमें उसके पहले 2 का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसके बाद वर्ब है अटेम्प्ट, और अटेम्प्ट के पहले हमने 2 नहीं लगाया है। तो ये जो तीसरा नीड है ये मॉडल वर्ब होने की सारी शर्तें पूरी करता है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद आया और इसके बाद आने वाले वर्ब के पहले 2 का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो ये तीसरा नीड है, ये क्या है? मॉडल वर्ब है। ये आपका MB है, मॉडल वर्ब है। अब यहां से पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? देखो, लोग बोलचाल की इंग्लिश में क्या करते हैं, वो बोलते हैं यू नीड नॉट टू अटेम्प्ट दिस, यू नीड नॉट टू गो देयर, यू नीड नॉट टू मीट हिम अप। तो नीड नॉट के बाद हम बड़े प्यार से टू चिपका देते हैं बोलचाल की इंग्लिश में, और पेपर सेटर्स को ये पता होता है कि लोगों की बोलने की ये गलती है, और जो एक्चुअली हम बोल रहे रहते हैं वो हमारे दिमाग में सबकॉन्शियस में बैठा रहता है। जब पेपर आता है तो इसलिए हमें गलत चीजें सही लगती हैं, क्योंकि हमने गलत बोलना प्रैक्टिस में रखा हुआ है। तो आज से दिमाग में आप बैठा लो कि जब भी नीड के तुरंत बाद नॉट का इस्तेमाल हो, क्या कहा मैंने? जब भी नीड के तुरंत बाद नॉट का इस्तेमाल हो तो उसके बाद आने वाले वर्ब की हमेशा ही कौन सी फॉर्म लगा रहे होगे आप? फर्स्ट फॉर्म। और उसके बाद उसके पहले जो है 2 का इस्तेमाल नहीं होगा। आप कभी भी यू नीड नॉट टू गो देयर नहीं बोलोगे, आप बोलोगे यू नीड नॉट गो देयर। थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन वही बात, जो अटपटा लगता है उसका यह मतलब नहीं कि वो गलत होता है। हमें कई बार पता नहीं होता, पता हो जाता तो फिर हम गलती करते नहीं। तो इसमें भी रटने की कोई जरूरत नहीं है कि अब आंख बंद करके आप रट रहे हो कि नीड के तुरंत बाद जब नॉट आता है तो उसके बाद आने वाले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और उसी केस में नीड जो है मॉडल वर्ब होता है। अरे भाई साहब, कोई भी मॉडल वर्ब ऐसे ही होता है। You should not go there, you can not do this। तो यहां पे क्या है? कैन मॉडल ही वर्ब तो है, शुड मॉडल वर्ब है। तो कैन के बाद मैंने क्या बोला? you can not do। नॉट के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। ये कोई रटने की बात नहीं है। तो हमें समझ में आया कि सारे केसेस के अंदर जो हमने 3 केसेस नीड के साथ लिखे, उसमें पहले दोनों केसेस के अंदर नीड मेन वर्ब है, मॉडल सिर्फ लास्ट वाले केस में है। मेन वर्ब कब होगा?
जब आप नीड का इस्तेमाल करके कोई अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तब हमेशा ही वो मेन वर्ब होगा। नीड का इस्तेमाल करके कोई अफर्मेटिव सेंटेंस, मैं कहूं यू नीड टू अटेंड दिस क्लास रेगुलरली, क्या बोला मैंने? यू नीड टू अटेंड दिस क्लास रेगुलरली। अब यहां पे नीड क्या है? मेन वर्ब है और उसका ऑब्जेक्ट हो गया टू अटेंड, राइट? ये मेन वर्ब हो गया, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। फिर मैंने कहा यू डू नॉट नीड, यू डू नॉट नीड। अब इतना बोलते ये क्लियर हो गया कि नीड के पहले डू नॉट का इस्तेमाल हुआ है तो नीड मेन वर्ब है, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है आपको, क्योंकि मॉडल वर्ब तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ रहा होता है। आप कभी ये नहीं कहते कि यू डू नॉट शुड, ये कभी बोला है आपने? लिखा यू डू नॉट शुड, नहीं, आप सीधा कहते हो यू शुड नॉट, बिकॉज शुड भी हेल्पिंग ही वर्ब है। हम यहां पे भाव बदल रहे हैं सिंपली, तो और वहां पे हम टेंस के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। शुड भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल वर्ब इज अ पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब ओनली। तो आप या तो यू शुड नॉट बोल दीजिए या यू डू नॉट बोलेंगे, आप डू नॉट शुड तो बोलोगे नहीं। तो वही वाली बात यहां पे भी अप्लाई होती है। डू नॉट नीड हुआ तो फिर अगेन नीड हो चुका है मेन वर्ब, और मेन वर्ब है तो इसीलिए उसके बाद आपको क्या दिख रहा है? अगेन 2 + 1 दिख रहा है। लेकिन तीसरे वाले केस में नीड सब्जेक्ट के तुरंत बाद आए, और नीड के तुरंत बाद अगर नॉट आए, उसी एक केस में नीड जो है वो मॉडल वर्ब होता है। और उस हालात में नॉट के बाद आने वाले वर्ब की हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, जैसे किसी भी मॉडल वर्ब के साथ लगाते हैं। कैन नॉट डू, राइट? मस्ट नॉट गो देयर, तो मस्ट नॉट के बाद गो आ गया। अब आइए डेयर पे चर्चा कर लेते हैं। जो केसेस नीड के साथ हैं बिल्कुल वैसे ही डेयर के साथ भी हैं। क्या कहा मैंने? जो केसेस आपके नीड के साथ हैं बिल्कुल वही डेयर के साथ हैं। यू डेयर नॉट स्पीक लाइक दिस टू मी, ये कितनी बेसिक सी लाइन है जो हम बोला करते हैं जब किसी के ऊपर गुस्सा आता है या कोई हमें बदतमीजी से बात करता है, तो ऐसे यू डेयर नॉट स्पीक लाइक दिस टू मी, यू डेयर नॉट स्पीक लाइक दिस टू मी, मुझसे ऐसे बात करने की दुस्साहस मत करना। तो यहां पे भी क्या देख रहे हैं आप? सब्जेक्ट के तुरंत बाद डेयर आ गया और उसके बाद नॉट आया है, और नॉट के बाद अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पेपर वाले क्या दे देंगे? यू डेयर नॉट टू स्पीक। तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, डेयर नॉट मॉडल वर्ब और उस हालात में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जबकि वहीं पे आप देखें नीचे वाले 5वें केस में क्या आ गया? डेयर के पहले डिड का इस्तेमाल हो गया। डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आने वाले वर्ब को हम क्या कहते हैं? मेन वर्ब। तो 5वें सेंटेंस में डेयर मॉडल वर्ब नहीं है। ये वाला डेयर एमबी है, फोर्थ वाला। ये क्या है भाई? एमबी लिखने की वजह फिर आप मेन से भी कंफ्यूज कर लेंगे, मैं मॉडल ही लिख देता हूं। हाँ जी, मॉडल लिख देता हूं। और यहां वाला क्या है? ये आपका एमवी है, मेन वर्ब है। तो अगेन देखो, मेन वर्ब है तो टू स्पीक आ गया। यू डिड नॉट डेयर टू स्पीक द ट्रुथ बिफोर योर फादर। क्या हिंदी अर्थ हुआ इसका? कि तुमने कभी भी अपने पिता के सामने सच बोलने का साहस नहीं किया। यू डिड नॉट डेयर, राइट? अब बात आती है यू यूज्ड टू प्ले हॉकी एंड ही वाज यूज्ड टू प्लेइंग हॉकी। अब देखो, पहले वाले सेंटेंस में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में आपको दिक्कत भी हो सकती है कि यहां पे किस लिए ये इस्तेमाल हुआ है, इसका क्या सेंस है। यू मे फील लाइक दैट, यू मे फील लाइक दैट। तो आपको ये बात समझ आ गई कि इस वाले सेंटेंस के अंदर जो यूज्ड टू है ये क्या है? दिस इज मॉडल वर्ब, ये मॉडल वर्ब है। अच्छा, एक बात और भी आपको क्लैरिटी से ध्यान में रखनी है कि टू जो है वो यूज्ड टू, ये एक मॉडल वर्ब है। हम ऐसा नहीं कहते कि तो आप कहो कि नहीं सर अभी तो आपने कहा इसके बाद 2 + 1 नहीं लगता, यहां तो लगा हुआ है यूज्ड टू प्ले। तो भाई यूज्ड मॉडल वर्ब नहीं होता, यूज्ड टू मॉडल वर्ब होता है। ये दो शब्द मिल करके एक भाव व्यक्त करते हैं। और हमारे पास इस तरीके के बहुत सारे मॉडल वर्ब हैं, जैसे हमारे पास ऑट टू है, यूज्ड टू है, हैड बेटर है, हैड रादर है, हैव टू है, राइट? तो ऐसे बहुत सारे। तो ये कंफ्यूजन मत रखना, मॉडल वर्ब ये है, और मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती तो आई हुई है प्ले, तो ये मॉडल वर्ब है। लेकिन अगर हम बात करें 7वें सेंटेंस की, तो यहां पे क्या नजर आ रहा है? अब आपको यूज्ड टू से पहले वाज आ गया। एक तो पहली बात, ये सेंटेंस बड़ा अटपटा लगेगा, ही वाज यूज्ड टू। और दूसरी बात ये कि टू के बाद हमें लगता है कि यार V1 आना चाहिए, इधर तो V1 + ing आया हुआ है, इधर तो V1 + ing का इस्तेमाल हो गया है, लेकिन ये इस्तेमाल बिल्कुल जायज है। और अगर बात की जाए यहां पे यूज्ड टू क्या है, तो ये है आपका एडजेक्टिव, राइट? जैसे आप सिंपली बोलते हैं आई एम एक्साइटेड, ही इज टायर्ड, शी इज वरीड। तो इन सारे केसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल आप एडजेक्टिव के तौर पे ही कर रहे हो, जहां उस इंसान का स्टेट बता रहे हो, उसकी स्थिति बता रहे हो कि वो किस हालात में है अभी। तो बिल्कुल वही केस यहां पे भी है कि जैसे ही आप बी फॉर्म का वर्ब लेते आते हैं यूज्ड टू से पहले, बी फॉर्म का वर्ब, बी फॉर्म में 5 आपको दिखाई दिए थे, कौन कौन से? इज, एम, आर, वाज, वर, राइट? तो अगर यूज्ड टू से पहले बी फॉर्म का वर्ब आ गया, बी फॉर्म, और बी फॉर्म का मतलब इज, एम, आर, वाज एंड वर, इनमें से कोई भी शब्द यूज टू के पहले आ गया, तो यूज टू के बाद लगने वाले वर्ब में आपको क्या लगाना पड़ेगा? ING। हाँ जी, तो इसके बाद आने वाले वर्ब में आपको लगाना पड़ेगा ING। और अब हम यहां से लिख सकते हैं इनके फॉर्मूले अपने ही हाथों से, जो समझा है उसी को फॉर्मूले में डाल लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नीड और डेयर की। तो क्या समझ में आया हमें कि सब्जेक्ट प्लस नीड ऑब्लिक डेयर प्लस 2 + V1, राइट? या सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब HV प्लस नीड ऑब्लिक देयर, देन अगेन प्लस 2 + V1। और इन दोनों ही हालात में नीड और डेयर क्या हैं? तो ये केसेस हो गए मेन वर्ब के। यहां पे मेन वर्ब हैं, जब आपने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया तब भी यू नीड टू देयर, और यहां पे आपने अगर हेल्पिंग वर्ब लगा लिया नीड के पहले या डेयर के पहले, तो ये क्या बन गया? तो भी ये मेन वर्ब है और उसके बाद भी 2 + V1 होगा। और कब ये मॉडल वर्ब होंगे वो भी हमें समझ में आ गया कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद नीड या डेयर का इस्तेमाल हो और उसके तुरंत बाद नॉट आ जाए। जैसे यहां पे आया यू डेयर नॉट स्पीक लाइक दिस, यू नीड नॉट अटेम्प्ट अ मॉक टेस्ट। तो इसके तुरंत बाद जब नॉट आ जाए तो फिर अगेन इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तब 2 + V1 नहीं आता। और ये वाला जो केस है यहां पे नीड और डेयर किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं? मॉडल वर्ब के तौर पे, ठीक है? अब ऐसे ही हम फॉर्मूला बना लेंगे किसके लिए? यूज्ड टू के लिए भी। तो आइए बना लेते हैं यहीं पे
क्या फॉर्मूला है भाई? सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस V1। अब यहां पे ये यूज्ड टू क्या हो गया? ये केस है मॉडल के स्ट्रक्चर का, लेकिन वहीं पे सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म आ जाए, और बी फॉर्म का क्या मतलब? वही जो अभी नीचे लिखा है हमने, इज, एम, आर, वाज, वर, इनमें से कुछ भी आ जाए और उसके बाद लगा हो यूज्ड टू, तो क्या चेंज आ जाएगा? अब V1 नहीं आएगा, अब V1 प्लस ING का इस्तेमाल हो जाएगा। और इस हालात में अब हम यूज्ड टू को क्या कहेंगे? जैसे कोई भी फॉर्म, ही वॉज यूज्ड टू, आई एम यूज्ड टू, वहां आपको समझ में आ गया कि अब ये यूज्ड टू जो है दिस इज द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। सो ये इस तरह के सवाल ये कोई पूछेगा नहीं कि बेटा यूज्ड टू के पहले बी फॉर्म लगा फिर ING लगाया तो इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होगा, बट ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि भाई डेयर और नीड जो है वो मेन वर्ब के साथ साथ मॉडल वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब है, यूज्ड टू जो है वो मॉडल वर्ब के साथ साथ और क्या है? एडजेक्टिव का रोल निभाता है। तो इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, और ये ध्यान में रखनी कि यूज्ड टू के पहले अगर मुझे सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज, वर में से कुछ मिला तो यूज्ड टू के बाद आने वाले वर्ब में हम लगाएंगे क्या? ING। इसे कहा जाए दे वर यूज्ड टू विजिटिंग दिस प्लेस, दे वर यूज्ड टू विजिटिंग दिस प्लेस। ये इंपॉर्टेंट बात यहां पे, दे वर यूज्ड टू विजिटिंग दिस प्लेस। सो वैसे ही आपने वर कर लिया, किसी भी टेंस में चले जाओ भाई, ही वॉज यूज्ड टू विजिटिंग दिस प्लेस, आई एम यूज्ड टू प्लेइंग हॉकी। तो वहां पे चाहे एम हो, इज हो, कोई भी टेंस हो, बी फॉर्म का अगर वर्ब है तो यूज्ड टू के बाद आने वाले वर्ब में आप लगाते हैं ING। अब इसको ढंग से नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, इनके ऊपर क्वेश्चंस आपको हैंडआउट में मिलेंगे। बहुत अच्छी बात शाहनवाज, आपका सब सही हुआ है। पल्लवी पूछ रही हैं सर ये क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि नीड और डेयर के साथ जब नॉट आए तो ही मॉडल वर्ब है, अदरवाइज नहीं? बिल्कुल पल्लवी, कंक्लूड कर सकते हैं। मैंने वही कहा, इस चीज को रटने की जरूरत नहीं है, तभी मॉडल वर्ब है तो हर एक मॉडल वर्ब पे भी वही चीज अप्लाई होती है कि कोई भी मॉडल वर्ब लो, अगर उसके तुरंत बाद नॉट आता है तो फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगा रहे होते हो ना। यू कैन नॉट डू दिस, यू मस्ट नॉट गो देयर, ही माइट नॉट बी देयर, तो तुरंत आपको दिखाई देगा कि ही माइट नॉट बी देयर, तो माइट के तुरंत बाद नॉट, फिर बी आ गया फर्स्ट फॉर्म। चलिए फॉर्मूला भी हमने ऊपर लिख लिया है, आप उसको नोट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग ऋषभ, अल्फा बीटो, बिल्कुल कल तो क्लास ऑफ रहेगी। विजेंद्र, गुरुजी मेरा सब सही है, मॉडल इंप्रूव हो रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात विजेंद्र। शिव पूछ रहे हैं यू नीड नॉट टू डू दिस, इसमें मॉडल है भाई मेरे, वही तो बताया। नीड नॉट लिखोगे तो टू डू नहीं लिख सकते, वो गलत हो जाएगा, सेंटेंस स्ट्रक्चरली करेक्ट है, इनकरेक्ट है एक्चुअली। यू नीड नॉट टू डू नहीं हो सकता, नीड नॉट लगा तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। इतनी तो चर्चा हो रही है शिव तभी से इसी बात पे। इनके ऊपर क्वेश्चन आपको एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हर जगह मिल सकते हैं। बात समझ में आ गई? इतनी बात, एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस? आई एम यूज्ड टू इट। बिल्कुल हिमांशु, ये बात इन जनरल, यहां पे सारी ये बातें इन जनरल हैं, अभी इनमें भी खूब सारे केसेस मिलते हैं वर्ब के अंदर, लेकिन पहले हम बेसिक बातों को समझें, उसके बाद हम फिर ऊपर वाले लेवल के लिए चलेंगे। राजगढ़, मैं ये सब फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूं लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो बहुत अच्छी बात, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो शिवम, यूज टू कोई वर्ड होता ही नहीं है, इसलिए तो मैंने कहा हम गलत बोलते हैं, इसलिए गलत लिखते हैं। USE, यूज टू कोई वर्ड नहीं होता, ही इज यूज टू हम बोल लेते हैं, तो वो गड़बड़ है। बहुत कुछ ऐसे ही गलत बोलते हैं, जैसे हम कहते हैं आई एम कंफ्यूज, इतने छोटे छोटे सेंटेंस दे दो, वर्ब के अंदर कई लेवल में हमें पढ़ाई करनी पड़ती है। तो अभी हम बेसिक लेवल पे चर्चा कर रहे हैं कि पहले बेसिक समझें, फिर इनके ऊपर थोड़ी सी और गहराइयों में जाएंगे। फिगर ऑफ स्पीच की पूरी डिटेल शुभम पड़ी हुई है पेज के ऊपर, आ जाओ। तो ये तो मॉडल के जो थोड़े से हमारे स्पेसिफिक केसेस थे, मैंने उनकी चर्चा की है। मॉडल वर्ब के क्या यूसेज हैं, कौन सा वर्ब, मॉडल वर्ब का क्या मतलब है, कहां यूज होता है, कितने तरह के मतलब हैं, इन सभी की डिटेल्ड जानकारी आपको टेलीग्राम पे भी शेयर्ड है, जहां पे कुछ 18 से 20 जो पिक्स हैं, उन पिक्स के जरिए आपको ये बताया गया है कि कौन से मॉडल वर्ब का कहां पे इस्तेमाल होता है। और वो जो है शेयर्ड है कहां पे, फेसबुक पेज पे भी। उन चीजों को एक्सेस करना है तो आप आसानी से जाकर के टेलीग्राम चैनल पे भी जाइए, जहां पे मीडिया लिखा हुआ है उसमें सर्च करिए, इतनी मीडिया शेयर है, वहां पे पिक्स शेयर है, वहां पे आपको मॉडल्स के यूसेज दिख जाएंगे। ठीक है, तो उनको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, उनको पढ़ लीजिए आराम से, उनका कहां इस्तेमाल होता है। मैं क्लास में मॉडल्स के ऊपर भी आपको हैंड आउट दूंगा। देखो वर्ब के चैप्टर में चीजें हैं कुछ, मॉडल्स के लिए भी हैंड आउट मिलेगा। एक इसमें आता है आपका टाइप कौन सा, कंडीशनल सेंटेंसेस का, कंडीशनल का भी एक हैंड आउट दूंगा, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी मॉडल के ही साथ पढ़ते हैं उसको, आज समय है तो आज ही हम कवर कर लेते हैं, मेन वर्ब बताने के बाद देख लेता हूं मैं। तो कंडीशनल के लिए हैंड आउट अलग, मॉडल के लिए अलग हैंड आउट, और उसके बाद जो पूरे वर्ब चैप्टर का कंबाइंड है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आइए
अब हम बात कर लेते हैं मेन वर्ब के उन केसेस की जहां पे हमें कंफ्यूजिंग वर्ड्स मिलते हैं, कंफ्यूजिंग वर्ब पेयर्स। ये अगला एरिया है जहां से हमें पेपर में क्वेश्चन आते हैं, तो आइए इनको भी नोट कर लेते हैं। पहले चुपचाप लिख लेते हैं, उसके बाद इनको डिस्कस कर लेंगे। आप भी साथ के साथ नोट करते चलिए। लाई, ले, लेन, लाई, लाइड, लाइड, और ले, लेड, लेड। स्ले, स्ल्यू, स्लेन, स्ल्यू, स्ल्यूड, स्ल्यूड। बिड, 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 and bid, bade, bidden. Wind, wound, wound, and wound, wounded, and wounded. अब ये मेन वर्ब के ही कुछ हमारे, ये सब मेन वर्ब हैं, आपको पता है, लेकिन मेन वर्ब के कुछ कंफ्यूजिंग केसेस हैं। Find, found, found, and found, founded, and founded. Lose, lost, lost, lose, loosed, loosed. See, saw, seen, saw, sawed, sawed, और यहां पे सॉन भी आ जाता है। क्या मतलब है बताऊंगा अभी। ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड, एंड ग्राउंड जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ग्राउंड, ग्राउंडेड, ग्राउंडेड। अगली चीज बेयर, बोर, बॉर्न, एंड बेयर, बोर, born with extra e. Rise, rose, risen, raise, raised, raised, and raise, raised, raised. Rent, 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 and rent, rented, and rented. Ring, rang, rung, ring, rung, and rung. नेक्स्ट वन कुड बी, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। सिंक, सैंक, संक, ड्रॉन, ड्रॉन्ड, ड्रॉन्ड। तीन, 6, 9, 12, 13 पेयर्स अभी तक हमने लिखे हैं। चलिए इनको डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां सही गलत नहीं पूछा जा रहा है बबलेश, यहां पूछा जा रहा है कि इनके क्या मतलब है। हाँ प्रियरंजन, ये भी कंफ्यूज करते हैं, ये भी पूरा कर ले। हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, एंड हैंग, हंग, हंग। प्रियरंजन फॉल में भी कंफ्यूजन है, आओ उसको भी लिख लेते हैं। कहाँ लिखें, जगह बनाएं थोड़ी सी ऊपर, आ जाओ। fall, fell, fallen, and fell, felled, and felled.
चलिए नोट कर लिया होगा, आइए अब इनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ये कंफ्यूजिंग वर्ब पेयर्स हैं, और कंफ्यूजिंग वर्ब पेयर्स का क्या मतलब, पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वर्ब लगाना कुछ और होगा, लगा के कुछ और दे देंगे, राइट। सो जैसे आप इसमें से इस वर्ड को देखो, सी सॉ सीन, ये देखा हुआ है, सॉ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये अगर पता है तो पता है, नहीं पता है तो बड़ा अजीब सा लगेगा। अब जैसे मैं एक सेंटेंस ही लिख के दूं यहां पे, मान लो बड़ा इंटरेस्टिंग सा सेंटेंस है, हो सकता है आपको पता भी हो। सेंटेंस है कि भाई आई सॉ अ सॉ विच कुड नॉट सॉ, आई सॉ अ सॉ विच कुड नॉट सॉ। अब मैं अगर इस सेंटेंस में आपको पूछूं कि भाई सॉ वर्ड 3 बार इस्तेमाल हुआ है, तीनों बार ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, तो पहले वाले में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, कोई और चॉइस तो है नहीं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हो या सेकंड फॉर्म हो सकता है, राइट। थर्ड फॉर्म के लिए आपको कुछ हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। इस सॉ के पहले आर्टिकल लगा हुआ है, तो जाहिर तौर पे ये नाउन है। अब इतने की हिंदी क्या हुई कि मैंने एक आरी देखी, सॉ आरी भी हो गई, थिंग हो गया, नाउन हो गया, जिसका इस्तेमाल लकड़ी को चीरने में, फाड़ने में, काटने में किया जाता है। तो आई सॉ व्हिच कुड नॉट सॉ, अभी आप ज्ञान लेके आ रहे हो मॉडल वर्ब का पीछे, आपको पता है कुड यहां पे क्या है, मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म। तो यानी ये वाला जो सॉ है ये क्या है, दिस इज V1, यानी V1 का मतलब इस वाले सॉ की बात हो रही है। तो कहने का मतलब इफ यू आर नॉट क्लियर विद द ग्रामेटिकल प्रोफाइल्स ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड, आप वहां कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए अब हम इसको डिस्कशन करना शुरू करते हैं। देखो मैं आपको हिंदी बताता जाऊंगा, आप उसको नोट करते जाइए, ठीक है, क्योंकि यहां पे हिंदी लिखने की जगह नहीं है। आपने आराम से नोट कर लिया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि मेरे साथ साथ ही लिखने के लिए मैंने कहा था। अब आप इनको लिखते चलें अपनी भाषा में। देखो लाई जो शब्द है LIE, ये 2 बार आपको दिख रहे हैं फर्स्ट फॉर्म के अंदर, राइट, और लेकिन सेकंड एंड थर्ड फॉर्म में बदलाव दिख रहा है। तो पहले वाला जो लाई है ये खुद के लेटने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप कहीं पे खुद अपने आप को लिटाते हो, बिठाते हो, तो वहां पे आप लाई इस्तेमाल करोगे, और सेकंड एंड थर्ड फॉर्म की जरूरत है तो ले और लेना जाएगा। वहीं पे जब लाई का सेकंड एंड थर्ड फॉर्म लाइड है, तब लाई का मतलब हो जाता है झूठ बोलना, यानी सेंटेंस में अगर लाई का इस्तेमाल झूठ बोलने के सेंस में है तो वहां पे आपको लाइड और लाइड लगाना पड़ेगा। और तीसरा है ले। ले का इस्तेमाल हम करते हैं जब किसी चीज को कहीं से उठा करके कहीं और रखते हैं, आप एक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट देते हैं। जैसे आपको पेपर में मिल जाएगा कि मिनिस्टर ले द फाउंडेशन स्टोन यस्टरडे इन अ इवेंट, तो आपको पता लग गया कि यहां लिखा है मिनिस्टर ले द फाउंडेशन स्टोन यस्टरडे इन एन इवेंट, तो वहां पे बात आप कल की कर रहे हैं और आप लगा रहे हैं ले। अब ले में 2 कंफ्यूजन हो जाएगा कि तुम इस वाले ले की बात कर रहे हो या इस वाले ले की बात कर रहे हो, क्योंकि मिनिस्टर ने अगर फाउंडेशन स्टोन रखा है तो उस स्टोन को उठाया होगा, फिर ले जाकर के जो आधारशिला रखी जाती है, पहली ईंट रखी होगी, वो वहां पर रखी होगी और फोटो खींची गई होगी। तो जाहिर तौर पे वहां पे तीसरा वाला ले आएगा कि मंत्री जी ने एक जगह से उठाया और वहां पे रख दिया। तो आपको हमेशा इसीलिए पूरे सेंटेंस पे ध्यान देना, वहां लिखा है यस्टरडे, यानी ये बात कब की हो रही है, पास्ट की हो रही है, कल की हो रही है। इसका मतलब कि आपको मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है, तो हमें ले का सेकंड फॉर्म क्या होता है, लेड। तो वहां पे अगर लिखा था मिनिस्टर ले द फाउंडेशन स्टोन यस्टरडे इन एन इवेंट, तो उस ले में गड़बड़ है, उस ले को हटा करके वहां लगाना पड़ेगा लेड। इस तरीके से आपको पेपर में क्वेश्चंस मिलते हैं। तो क्वेश्चन तो हम आगे देखेंगे ही, पहले हम ज्ञान लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। आपको पता है सारे चैप्टर्स का वही पैटर्न रहा है, तो इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। लाइक खुद के लेटने के लिए, ले किसी और चीज को कहीं से उठा के कहीं और रखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अगली बात आती है स्ले की, स्ले, स्लीव, स्लेन। अब आप देखो यहां पे सेकंड फॉर्म स्लीव है और इधर स्लीव फर्स्ट फॉर्म हो गई है। क्या फर्क है मतलब में, तो स्ले का मतलब होता है गला रेत कर हत्या करना। पेपर में दे देंगे वो कि प्रद्युम्न ठाकुर ऑफ रेयान इंटरनेशनल स्कूल वाज स्ल्यूड टू डेथ। याद होगा आपको घटना, कुछ 2 साल हो गए जहां पे 8 साल के बच्चे प्रद्युम्न ठाकुर की हत्या हो गई थी, रेयान इंटरनेशनल स्कूल का था, पहुंचते ही स्कूल में। तो वहां पे क्या दे दिया कि ही वाज स्ल्यूड टू डेथ। हमें बस उसमें ध्यान रखना जहां ग्रामर जो सीख रहे हैं हम, तो स्ल्यूड टू डेथ नहीं होगा, स्लेन टू डेथ होगा, क्योंकि स्ले का मतलब गला काट के रेत की हत्या करनी होती है और उसका थर्ड फॉर्म स्लेन है। जब स्ल्यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो स्ल्यू का मतलब होता है सडन एंड वायलेंट टर्न ऑफ अ व्हीकल। आप कोई गाड़ी चला रहे हैं, अचानक कुछ आ गया आपके सामने और आपको गाड़ी अचानक से मोड़नी पड़ी, तो क्या बोला मैंने, 2 वर्ड, सडन एंड वायलेंट टर्न ऑफ अ व्हीकल। गाड़ी चूंचा करते हुए टर्न मार रही है, दैट इज कॉल्ड स्ल्यू, और उसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म स्ल्यूड और स्ल्यूड है। सो यू नीड टू लुक एट द सेंटेंस, यू नीड टू फिगर आउट दैट व्हाट काइंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट इज देयर, एंड ऑन दैट बेसिस यू विल चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। नाउ नेक्स्ट मूव टू द थर्ड वन, इट इज बिड बिड बिड, यानी 2 बार बिड फर्स्ट फॉर्म है और एक बार सेकंड एंड थर्ड बिड बिड है, और दूसरी बार है बिड और बिडन। अभी आईपीएल की बिडिंग चल रही थी, खिलाड़ियों की बोली लगी है और वो बिके हैं अलग अलग टीमों के लिए, तो यहां पे कौन सा वर्ड इस्तेमाल होगा, पहला वाला। हाँ जी, जब आप बिडिंग की बात करते हैं, नीलामी करने की बात करते हैं, बोली लगाने की बात करते हैं, तब बिड का सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बिड ही होता है। लेकिन जब बिड का सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बिडन हो, तब इसका मतलब हो जाता है टू अलाउ, यानी किसी को अनुमति देना। जैसे कहा जाए कि शी वॉज बिडन टू बाई अ न्यू फ्लैट बाय हर फादर। शी वॉज बिडन टू बाई, शी वॉज बिडन टू बाई, यानी उसे अनुमति मिल गई थी अपने पिता की तरफ से एक नए फ्लैट को खरीदने के लिए। तो ये सेंस होगा। अगेन आपको लाइन देखनी पड़ेगी, सेंस निकालना पड़ेगा और उस आधार पर आप तय करेंगे। आइए इसकी बात करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग शब्द है WIND। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, तो 2 तरह के प्रोनाउंसिएशन बोलेंगे आप। कुछ लोग इसे कहेंगे विंड होगा और कुछ लोग कहेंगे सर वाइंड होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहां इस वाले वर्ड का प्रोनाउंसिएशन वाइंड ही होगा। जब आप वर्ब के तौर पे इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तब आप इसे वाइंड कहते हैं, और जब नाउन के तौर पे आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप इसे विंड कहते हैं। नाउन हवा हो गई, इस बात का ये आपको क्लैरिटी से ध्यान में रखना है।
और एक और नई जानकारी आपको कि इन तरह के शब्दों की कैटेगरी को हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड होमोग्राफ। होमोग्राफ, जैसे आपने होमोफोन सुना हुआ है, यानी सिमिलर साउंडिंग बट डिफरेंट इन स्पेलिंग्स एंड डिफरेंट इन मीनिंग्स, उन्हें होमोफोन कहा हमने। कोलिजन, कल्यूजन, इल्यूजन, अल्यूजन, राइट, ये क्या थे, होमोफोन से। होमोग्राफ क्या होते हैं? देखो, ग्राफ शब्द कहीं पे भी आता है उसका मतलब होता है लिखने से, और होमो का मतलब सेम है, यानी अगर वो होमोग्राफ है तो लिखने में तो सेम है, स्पेलिंग बिल्कुल सेम है, लेकिन इनके उच्चारण अलग हो जाते हैं, और जैसे ही उच्चारण अलग होंगे, प्रोनाउंसिएशंस अलग होंगी, आप तुरंत शब्द का मतलब बदल जाएगा। WIND को अगर आप विंड कहते हैं, देन द मीनिंग इज हवा, राइट, विंड इज ब्लोइंग, वाइंड इज ब्लोइंग नहीं। बट अगर ये कहा जाए कि ही इज वाइंडिंग अप द क्लॉक, या दिस बैच इज गोइंग टू वाइंड अप इन 2 months, तो यहां पे क्या है कि अब मैं वाइंड अप का इस्तेमाल कर रहा हूं। वाइंड का सेंस कई तरीके से निकलता है, जैसे मैंने कहा कि वाइंडिंग अप द क्लॉक, पहले घड़ियों में चाबी देनी पड़ती थी, तो घड़ियों में चाबी देने को हम क्या कहते थे, वाइंडिंग अप द क्लॉक। या मैंने कहा ये बैच वाइंड अप होने वाला है, इसका मतलब ये बैच एक साइकिल पूरा करने वाला है, अपना कंप्लीट होने वाला है। इसी वाइंड से शब्द आपका निकलता है अनवाइंड करना, और अनवाइंड करने का मतलब क्या होता है, रेस्ट करना, आराम करना। जैसे सवेरे आप वाइंड अप होकर निकले हैं, राइट, कस के जूता, कस के बेल्ट, वो गाना था ना, तारे जमी पर। तो जब हम निकलते हैं तो हम एनर्जी लेकर के दिन भर की निकल रहे हैं, और फिर एनर्जी दिन भर इस्तेमाल हो रही है, पोटेंशियल करके निकले घर से, नाश्ता करके, ठंड का समय, शरीर को ऊर्जा भी चाहिए, और उसके बाद दिन भर वो खर्च हो रही है, शाम को आप थक जाते हैं, फिर आप अनवाइंड करते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर ऊर्जा एकत्रित करते हैं अगली सुबह के लिए। तो अनवाइंड करना इसीलिए रेस्ट करना होता है। बचपन में आपकी वो चाबी वाले कारें हुआ करती थी, उसे भी क्या कहा जाएगा, वाइंडिंग ऑफ द कीज। आप उसमें चाबी भर के रखते थे और उसके चला करती थी वो, तो दैट इज व्हाट वाइंडिंग अप। तो वाइंड का इस्तेमाल कई तरीके से हम करते हैं। तो यहां पे आप बोलेंगे इसे वाइंड, क्योंकि हम वर्ब फॉर्म की बात कर रहे हैं, नाउन की नहीं। और वाइंड, वाउंड, वाउंड, लपेटा, लपेटा, लपेटना, ये मतलब हो गया वाइंड का। जबकि वाउंड, अब यहां पे आप इसे वाउंड नहीं कहोगे, जब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अब इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा वुंड। वुंड का मतलब घायल होना होता है, एंड सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है वुंडेड, वुंडेड। इसे बचपन से आप देख रहे हैं अखबारों में, अपनी किताबों में भी इंग्लिश के, वुंडेड सोल्जर्स, घायल सिपाही, राइट, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन वुंडेड होती है। आइए अगले शब्द की तरफ चलते हैं। फाइंड का मतलब पाना है, और पाने का सेकंड एंड थर्ड फॉर्म फाउंड एंड फाउंड हो गया। फाइंड, फाउंड एंड फाउंड, और जो फाउंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड एंड थर्ड फाउंडेड हो गया। और फाउंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का क्या मतलब है, स्थापना करना। यहीं से आता है शब्द फाउंडर। कल झारखंड के चुनाव परिणाम आए, शहर का नाम है जमशेदपुर। आपको पता है जमशेद जी नसरवाल जी टाटा के नाम पे पड़ा, जिन्होंने इस्पात सिटी की आधारशिला रखी 1907 में। तो यहां पे शब्द क्या है, फाउंड। अब पेपर में क्या आ जाएगा कि सब जमशेद जी नसरवाल जी टाटा या JRD टाटा जो है, JRD टाटा फाउंडेड की जगह पे वो कर देंगे फाउंड जमशेदपुर, या टाटा स्टील इन 1907। तो वहां पे फाउंड शब्द का इस्तेमाल गलत है। या आपने कहा कि मदन मोहन मालवीय फाउंड BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो वहां पे वो फाउंड का इस्तेमाल गलत है, क्योंकि फाउंड अगर आपने कहा तो उसका क्या मतलब हुआ कि पाया। मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को पाया, अरे कहीं खो थोड़ी गया था, उन्होंने स्थापना किया। पास्ट चाहिए तो फाउंड की सेकंड फॉर्म फाउंडेड लगानी पड़ेगी। फाउंड का मतलब पाया हो गया। जैसे स्कूल में खोया पाया विभाग हुआ करते थे, तो आप देखिए लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट होता था कि मेरी ये चीज खो गई है, वहीं पे मिलेगी। तो अब देख लो आप, ये पाना हो गया, ये स्थापना करना हो गया, और इसी में जब आप ER लगा देते हैं तो फाउंडर आ जाता है, संस्थापक, स्थापना करने वाला। ये लूज है खोना, और ये लूज है ढीला करना। लेकिन इस शब्द के बारे में आपको एक समझ और होनी चाहिए कि LOOSE लूज जो है, ये एडजेक्टिव भी है और ये वर्ब भी है। इस बात की समझ आपको होनी चाहिए, क्योंकि जब हम कहते हैं लूज कैरेक्टर, तो लूज कैरेक्टर ढीला चरित्र में इसी लूज का इस्तेमाल हुआ। और लूज कैरेक्टर इस फ्रेज के अंदर लूज क्या है, एडजेक्टिव है, और लूज वर्ब की भी फर्स्ट फॉर्म है, ढीला करना, राइट। और LOSE लूज, अगेन ये होमोफोन्स में भी आ जाते हैं, प्रोनाउंसिएशन सिमिलर है। दूसरे वाले शब्द में एक को ज्यादा है, एक को अगर ज्यादा हो जाएगा तो वो ढीला करने से है, और ऊपर वाला जो है वो खोने से है। तो इस बात का ध्यान रखें। अगला शब्द है सीसॉ सीन। ये आपको पता है, देखना हो गया इसका मतलब, देखा देखा। और सॉ जो है, मैंने कहा लकड़ी को फाड़ना या चीरने को आप क्या कहते हैं, सॉ। सेकंड एंड थर्ड फॉर्म क्या हो गई, सॉड, सॉड। और सॉन का इस्तेमाल भी देख रहे हैं आप। सॉन शब्द का इस्तेमाल एक्चुअली अगेन एडजेक्टिव के तौर पे होगा। देखो मेन वर्ब के अंदर पेपर में 2 तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो ये तरीका हो गया कंफ्यूजिंग वर्ब पेयर देकर के, और दूसरा तरीका होता है, हमारे पास कुछ ऐसे वर्ब हैं, मैंने पहले भी चर्चा की थी, उनको लिस्ट भी कराऊंगा आपको, जिनके वर्ब के लिए थर्ड फॉर्म अलग है, और अगर आपको एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल करना है तो वो बिल्कुल अलग है। जैसे वही बात की ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन है हमारे पास, तो ब्रोकन का इस्तेमाल आप मेन वर्ब के तौर पर भी करेंगे, और उसी ब्रोकन का इस्तेमाल एडजेक्टिव के तौर पे भी करेंगे। अब मैं कहूं कि यू हैव ब्रोकन योर लेग, अब आपने अपनी टांगें तोड़ ली हैं, कहीं पे भिड़ गए, यू हैव ब्रोकन योर लेग, तो तुमने अपनी टांगें तोड़ दी हैं, तोड़ ली हैं, जो भी कह लो। यहां क्या हो गया, मेन वर्ब। बट अगर मैं ये कहूं कि यू हैव अ ब्रोकन लेग एट दिस मोमेंट, यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट, तो मैंने क्या कहा, यू हैव अ ब्रोकन लेग। अब हैव के बाद अ आ गया है, हैव के तुरंत बाद ब्रोकन नहीं आया, तो अब ये हैव मेन वर्ब है। इसका मतलब हो गया रखना। क्या है तुम्हारे पास, एक टूटी हुई टांग, अ ब्रोकन लेग, तो यहां पे ब्रोकन क्या हो गया, एडजेक्टिव। यानी सेम स्पेलिंग, एडजेक्टिव और वर्ब दोनों तरीकों से काम कर रही है। बट हमारे पास बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जिनमें वर्ब के थर्ड फॉर्म के लिए अलग शब्द हैं और एडजेक्टिव के लिए अलग शब्द हैं। हमने एक एग्जांपल लिया था, आपको याद होगा, प्रूव, प्रूव्ड, प्रूव्ड। लेकिन प्रूवन, तो प्रूवन फैक्ट कहते हैं हम, प्रूव्ड फैक्ट नहीं कहते। प्रूवन फैक्ट, सत्यापित किया हुआ तथ्य, सत्यापित या प्रूफ किया हुआ, हिंदी अभी शुद्ध उसकी समझ नहीं आ रही मुझे, तो प्रूवन फैक्ट हो गया वो। लेकिन यू हैव प्रूव्ड योर पॉइंट या प्रूव्ड दिस फैक्ट, तो वहां प्रूव्ड वर्ब है।
तो उसी तरह से यहां पे भी अगर आपको वर्ब के तौर पे चाहिए तो सॉड है, और अगर आप ये कहना चाहते हो ये काटी हुई लकड़ी है, चीरी हुई लकड़ी है, तो आप उसमें क्या कहोगे? सॉन वुड। तो यहां पे तब ये सॉन का इस्तेमाल होगा उस वुड को मॉडिफाई करने के लिए। चलिए जी, ग्राइंड का मतलब क्या है? पीसना, जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर, पता है आपको? तो ग्राइंड जो है पीसना है, और सेकंड एंड थर्ड फॉर्म क्या हो गया? ग्राउंड एंड ग्राउंड। ये V1 V2 V3 सभी का है। और जब ग्राउंड जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, तो इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है? बहुत तरीकों से होता है। जैसे वो इंसान ग्राउंडेड हो गया अगर हम कहते हैं तो क्या मतलब हो जाता है? भूमिगत हो जाना, राइट? अपराध करके गायब हो जाना, मिलना ही नहीं। या आप कहो अगर कि द प्लेन गॉट ग्राउंडेड, कहीं पे प्लेन क्रैश हो गया और बिल्कुल जमींदोज हो गया, धाराशायी हो गया, मिट्टी पे आ गया, तो वहां पे भी आप क्या इस्तेमाल करते हो? द प्लेन गॉट ग्राउंडेड। तो ग्राउंड के कई तरह से इस्तेमाल होते हैं वर्ब के तौर पे, और ग्राउंड आपको वैसे ही पता है, नाउन भी है ये, ठीक है। अगला शब्द है जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर से कुछ याद आ जाता है मुझे, और ये बहुत अच्छा इंसिडेंट भी है इंटरव्यू की प्रक्रिया को समझाने के लिए। आई डू टेक द एग्जांपल ऑफ दिस एनेक्डोट, यू कैन अंडरस्टैंड विद दिस एग्जांपल। 2 मिनट लगेगा, ध्यान से सुन लो। एक मूवी आई थी हमारी लेडीज वर्सेस रिकी बहल करके, जिसमें आपके रिकी जो साहब थे वो बने थे रणवीर सिंह, जो बहुत सारी लड़कियों को चूना लगाते हैं। तो 3 ऐसी लड़कियां जिनका चूना लग चुका है, वो ढूंढ रही हैं एक कॉन लेडी को जो कि रणवीर सिंह को चूना लगा सके उस मूवी के अंदर। और वो सीन बड़ा एप्ट है। इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कॉलेजेस के टॉक्स में जो इंटरव्यूज के ऊपर मैं लेने गया, मैंने ये एग्जांपल्स दिए जो कि बड़े सटीक थे, कि समझ में आए एक बच्चे को इंटरव्यू का प्रोसेस होता क्या है, क्या कर रहे होते हैं आप उस मोमेंट में। तो खैर सीन कुछ ऐसा है कि ये 3 लड़कियां, दीपानिता शर्मा जो कि IIT ग्रेजुएट है, वो होती है। फिर एक परिणीति चोपड़ा का कैरेक्टर है जो कि दिल्ली के एक बिजनेसमैन की और प्रॉपर्टी डीलर की बेटी है, खूब पैसा है, पापा की परी है, बड़ी लाडली है। और एक जो है उसमें जो कैरेक्टर है तीसरी लड़की का, वो लखनऊ के एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आती है। और ये 3 लड़कियां पहुंचती हैं मॉल में, और मॉल में वो सेल्स गर्ल है अनुष्का शर्मा। बिकॉज व्हाइल यू आर गिविंग एनी काइंड ऑफ इंटरव्यू, यू आर सेलिंग योर कैंडिडेचर, दैट यू आर द सुटेबल कैंडिडेट फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल, एंड दैट इज अ वेरी जॉब ऑफ अ सेल्समैन एज वेल। यू आर सेलिंग योर प्रोडक्ट्स। तो कैसे सेल किया जाता है वो देखो आप। जैसे ही वो दीपानिता शर्मा को देखती है जो कि कॉर्पोरेट अटायर में है, फॉर्मल ड्रेस में, कॉर्पोरेट गर्ल की ड्रेस में है, उसे ले जाती है वाइन ग्लास सेक्शन में और कहती है मैडम अगली कॉर्पोरेट पार्टी में आप घर पे जब देंगी और पुरानी ग्लास में वाइन देंगी तो लोग आपको कंजूस समझेंगे। उसे ले जाती है उधर। ये परिणीति चोपड़ा, वहीं से ग्राइंडर याद आया, इसे ले जाती है फैंसी आइटम सेक्शन में, राइट? तो घर पे आपको बोलती है अरे देखो 6 in 1 है, इसमें जूसर भी है, मिक्सर भी है, ग्राइंडर भी है, ये भी है, वो भी है। तब दीपानिता शर्मा याद दिलाती लेकिन तुम इनका करोगी क्या? तुम तो नाजों पे पली बच्ची हो, तुम तो कभी जाने वाली नहीं किचन के अंदर, तुम्हारे यहाँ तो नौकरों चाकरों की बड़ी फौज है। तब इसका माथा ठनकता है, हाँ यार मैं क्या करूंगा। जैसे हमें मार्केट में चीजें चिपकाई जाती हैं, जरूरत ना हो तब भी चिपका दी जाती हैं। और ये जो तीसरी लड़की है जो कि लखनऊ के एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आती है, उसको ले जाती है क्रॉकरी आइटम सेक्शन में, जिसकी जो जरूरत है वो बेचा जाता है। आप एक ही चीज सबको बेचते हैं। पूछा बेटा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, माय नेम इज दिस, आई बिलोंग टू दिस प्लेस, आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस कॉलेज, मेरा नाम ये है, मैं यहां पैदा हुआ था, यहां पाया जाता हूं, इतना नंबर लिया, भाई मेरे